अब साक्ष्य तो हम लोग समझ गए क्या है, लेकिन साक्ष्य आप जैसा कि जानते हैं कि साक्ष्य अधिनियम के प्रावधान दीवानी और आपराधिक दोनों मामलों में प्रयोग किए जाते हैं। तो हमको यह भी जान लेना है कि दीवानी मामले में साक्ष्य का क्या महत्व है और आपराधिक मामले में साक्ष्य का क्या महत्व है। आपको बता दें कि आपराधिक मामले में और दीवानी मामले में साक्ष्य के संबंध में काफी अंतर है। साक्ष्य दिए जाने के संबंध आपराधिक मामले में साबित करने का भार अभियोजन पर होता है और अभियोजन को संदेह से बिल्कुल परे साबित करना होता है। यदि थोड़ी भी निर्दोषिता की स्थिति बनती है तो संदेह का लाभ देकर अभियुक्त को छोड़ दिया जाता है। क्रिमिनल जूरिस्प्रूडेंस का सामान्य नियम है कि भले ही 1000 दोषी छूट जाए, लेकिन एक भी निर्दोष को सजा नहीं होनी चाहिए। अब आप देख लें कि जस्ट इसके विपरीत सिविल मामलों में साबित करने का भार शिफ्ट होता रहता है, बदलता रहता है। प्रारंभ में अभियोजन को ही साबित करना होता है, लेकिन साबित करने का भार वहां बदल जाता है। आपराधिक मामले में साबित करने का भार बदलता है, लेकिन केवल 3 परिस्थितियों में। पहली परिस्थिति है धारा 105, जब अभियुक्त अपवाद का साधारण अपवाद का सहारा लेता है आईपीसी के अध्याय 4 के अंतर्गत, तो साबित करने का भार अभियुक्त पर जाता है। एविडेंस एक्ट की धारा 106 के अंतर्गत साबित करने का भार अभियुक्त पर जाता है। जब कभी न्यायालय कोई पूर्वानुमान लगाता है, उपधारणा करता है, प्रिजम्पशन करता है, तब भी साबित करने का भार अभियुक्त पर जाता है। लेकिन सिविल मामलों में ऐसी कोई बात नहीं है कि 100% किसी पक्षकार को अपने अधिकार को साबित करना है। यहां है कि यदि कोई पक्षकार अपनी बात को ज्यादा साबित करता है दूसरे पक्षकार से, अगर एक पक्षकार अपनी बात को 50% से ऊपर साबित कर देता है और दूसरा पक्षकार 50% से कम साबित करता है, तो जो ज्यादा साबित करता है उसके पक्ष में उसके अधिकार को माना जा सकता है और उसके पक्ष में डिक्री दी जा सकती है। इस तरह आप देख लिए कि सिविल मामले में और आपराधिक मामले में किसी तथ्य को साबित करने के संबंध में थोड़ा अंतर है। फिर आगे बढ़े हम लोग कि यह जो साक्ष्य है, साक्ष्य तो समझ गए कि साक्ष्य है क्या, लेकिन साक्ष्य का जो प्रकार यहां भारतीय साक्ष्य अधिनियम में बता दिया गया, मौखिक साक्ष्य, दस्तावेजी साक्ष्य, यह तो पर्याप्त है नहीं। इसके अतिरिक्त भी साक्ष्य हैं, जैसे कन्फेशन अपने आप में एक कंक्लूसिव साक्ष्य है, एडमिशन साक्ष्य है, कोई भौतिक पदार्थ का एग्जिबिट किया कराया जाना साक्ष्य है, उसका एग्जिबिशन साक्ष्य है। साक्ष्य के अंतर्गत प्रत्यक्ष साक्ष्य, आपको सर्कमस्टांशियल एविडेंस, अनुश्रुत साक्ष्य सभी आते हैं। तो इसकी चर्चा भी भारतीय साक्ष्य अधिनियम के अंतर्गत प्रत्यक्ष या परोक्ष रूप से की गई है। जैसे अनुश्रुत साक्ष्य के विषय में बताया जाए तो अनुश्रुत साक्ष्य की चर्चा भारतीय साक्ष्य अधिनियम में कहीं नहीं है, कहीं प्रावधान इस संदर्भ में नहीं है, लेकिन इंग्लैंड के संविधान में है। अनुश्रुत साक्ष्य का प्रावधान इंग्लैंड के संविधान में है। भारत के साक्ष्य अधिनियम में अनुश्रुत साक्ष्य की कोई चर्चा नहीं है। फिर भी कई ऐसे प्रोविजंस हैं जिसके अंतर्गत अनुश्रुत साक्ष्य को ग्राह्य बनाया गया है।
अनुश्रुत साक्ष्य का अर्थ है हियरसे एविडेंस। हियरसे का मतलब सुनी सुनाई बात। जो व्यक्ति देखा ना हो, जो व्यक्ति सुना ना हो, जो व्यक्ति महसूस न किया हो, किसी और से सुन करके अगर कोई बात कर रहा है तो उसको हियरसे एविडेंस कहते हैं। इंग्लैंड की विधि में भी इसकी मान्यता नहीं है, चर्चा भले ही वहां है लेकिन उसकी मान्यता नहीं है। भारत में तो इसकी चर्चा ही नहीं है, लेकिन कुछ परिस्थितियों में अनुश्रुत साक्ष्य को ग्राह्य बनाया गया है, एडमिसिबल बनाया गया है। पहला आप जान लें कि जब डाइंग डिक्लेरेशन का मामला आता है अनुच्छेद धारा 32(1) के अंतर्गत, तो वहां अनुश्रुत साक्ष्य के रूप में ही डाइंग डिक्लेरेशन को ग्राह्य बनाया गया है। यह आवश्यकता का सिद्धांत है कि जो मरने वाला व्यक्ति है वो अपने मृत्यु के कारण के विषय में जब किसी को बताता है तो वहां कोई प्रत्यक्षदर्शी साक्ष्य रहता नहीं है जो उसके मृत्यु के कारण बता सके, जो देख सके कि उसकी मृत्यु कैसे हुई है। ऐसी स्थिति में उसके मृत्युकालिक कथन को सुनने वाले व्यक्ति को एविडेंस के रूप में उसके द्वारा जो गवाही दी जाती है उसको न्यायालय द्वारा एडमिसिबल बताया गया है, एडमिसिबल बनाया गया है। ठीक उसी तरह से एक ही संव्यवहार का भाग जो धारा 6 के अंतर्गत आता है, रजिस्ट्री के सिद्धांत के अंतर्गत, वहां भी अनुश्रुत साक्ष्य को ग्राह्य बनाया गया है। धारा 8 के अंतर्गत पक्षकारों के आचरण के संदर्भ में भी अनुश्रुत साक्ष्य को ग्राह्य बनाया गया है। अनुच्छेद 34 और 35 के अंतर्गत भी, भारतीय साक्ष्य अधिनियम के अनुच्छेद 34 और 35 के अंतर्गत भी अनुश्रुत साक्ष्य को ग्राह्य बनाया गया है। इस तरह से अनुश्रुत साक्ष्य जो है वह कुछ परिस्थितियों में भारत में ग्राह्य बनाया गया है।